इमेजिन कीजिए एक ऐसे अचूक शिकारी कुत्ते की, जिसे घने अंधेरे में छोड़ दिया गया हो। अच्छा। हाँ, और जो अपने शिकार को देखे बिना ही सिर्फ उसे सूंघ कर उसका खात्मा कर दे। मतलब एक बार जब उसे लक्ष्य मिल गया तो उसे वापस बुलाने या दिशा बताने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, वो अपना काम खुद कर लेगा। बिल्कुल। और भारतीय वायुसेना आसमान में ठीक ऐसा ही एक खूंखार शिकारी तैनात करने जा रही है। तो द डीप डाइव की आज की इस गहन चर्चा में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हमारे सभी उत्साही एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा संदर्भ है 30 मार्च 2026 भाग 1। और आज का जो मिशन है ना, वो बहुत स्पष्ट है। हम कूटनीति के दांव पेच, रक्षा तकनीक, विज्ञान के नए संस्थानों के कामकाज और पर्यावरण की उन अदृश्य कड़ियों को डिकोड करने वाले हैं। और इसमें कुछ ऐसे विषय भी शामिल हैं जिन पर हमने पहले थोड़ी बात की हुई है, तो एस्पिरेंट्स के लिए ये एक बेहतरीन रिवीजन का अवसर भी होगा। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। तो अपनी नोटबुक तैयार रखें। और हाँ, इससे पहले कि हम तथ्यों की इस गहराई में उतरें, हमारे सुनने वालों से मेरा आग्रह है कि हमारी इस चर्चा को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हाँ, ताकि आपकी यूपीएससी की जो शानदार तैयारी है वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती रहे। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। तो हमारी पहली खबर वैश्विक कूटनीति के गलियारों से है। अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात हुई। हाँ, और ये जो मुलाकात है ये G7 विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन के हाशिए पर हुई है। राइट। तो कूटनीतिक शिष्टाचार से आगे बढ़कर अगर हम यूपीएससी के नजरिए से देखें तो हमें उस मंच को समझना होगा जहां ये सब हो रहा है। मेरा मतलब है G7 ग्रुप। बिल्कुल। और अगर हम इसके बनने के कारण पर गौर करें ना, तो ये 1975 की बात है। उस समय पूरी दुनिया एक भयंकर ऑयल क्राइसिस से जूझ रही थी। वो तेल संकट। हाँ, राइट। तो दुनिया की जो सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाएं थीं, उनको ये समझ आ गया था कि वैश्विक आर्थिक झटकों को कोई एक देश अकेले नहीं झेल सकता, इसलिए वो एक साथ आए। और आज इसमें 7 देश हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। हाँ, पर इसके इतिहास में रूस की जो एंट्री और एग्जिट है वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। 1998 में रूस को शामिल करके इसे G8 बना दिया गया था। और फिर 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बिल्कुल। मतलब इसका सीधा सा अर्थ ये है कि G7 सिर्फ एक आर्थिक समूह नहीं है, ये एक एक्सक्लूसिव जियोपॉलिटिकल क्लब भी है। एकदम सटीक विश्लेषण है। और इसी एक्सक्लूसिव नेचर के कारण इसकी कार्यप्रणाली बाकी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से काफी अलग है। वो कैसे? एस्पिरेंट्स को ये बात बहुत ध्यान से समझनी चाहिए कि G7 का अपना कोई स्थायी सचिवालय या परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। कोई प्रशासनिक ढांचा नहीं है जो साल भर काम करता हो। अच्छा, तो फिर ये काम कैसे करता है? इसकी जो अध्यक्षता है वो हर साल सदस्य देशों के बीच रोटेट होती है। जो देश अध्यक्ष होता है वही उस साल के एजेंडे और बैठकों की मेजबानी तय करता है। और इसमें शायद यूरोपीय संघ का भी कुछ रोल है ना? हाँ, एक तकनीकी पेच है इसमें। यूरोपीय संघ यानी EU भी इसकी बैठकों में एक गैर गणित मतलब नॉन एन्यूमरेटेड सदस्य के रूप में भाग लेता है, लेकिन EU कभी भी इसकी रोटेटिंग अध्यक्षता धारण नहीं कर सकता। मतलब ये एक बहुत ही चपलाया एजाइल संगठन है, पर इसकी अपनी सीमाएं भी हैं क्योंकि इसके पास फैसले लागू करवाने वाली कोई स्थायी बॉडी नहीं है। बिल्कुल। खैर, वैश्विक मंचों पर जैसे कि G7 में आप अपनी बात तभी मजबूती से रख सकते हैं जब आपकी अपनी रक्षा पंक्ति एकदम अभेद्य हो। राइट। कूटनीति और रक्षा साथ साथ चलते हैं। और यही बात हमें हमारे आज के उस शिकारी कुत्ते वाले उदाहरण की ओर ले जाती है। भारतीय वायुसेना अपने MiG-29 लड़ाकू विमानों के बेड़े को ASRAM से लैस कर रही है। ASRM यानी एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल। बिल्कुल। और ये यूरोपियन कंपनी MBDA द्वारा बनाई गई है। इसके आंकड़े ही रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ये 2.9 मीटर लंबी है, 88 किलोग्राम वजनी है और 25 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखती है। पर इन आंकड़ों में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ना, वो है इसकी गति। ये मैक 3 से भी अधिक की गति से उड़ान भरती है। मैक 3 मतलब आवाज की गति से 3 गुना तेज? बिल्कुल। जब तक दुश्मन के रडार ऑपरेटर को किसी खतरे की बीप सुनाई देगी, तब तक ये मिसाइल उसके जेट के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी होगी। ये मुख्य रूप से क्लोज इन डॉग फाइट्स के लिए डिजाइन की गई है। और यहीं पर इसकी 2 सबसे घातक विशेषताएं काम आती हैं: फायर एंड फॉरगेट और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, या जिसे LOAL कहते हैं। हाँ, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो अपने उसी शिकारी कुत्ते वाले एनालॉजी पर वापस चलते हैं।
जब आसमान में 2 फाइटर जेट लड़ रहे होते हैं तो हालात बेहद अराजक होते हैं। LOAL का मतलब है कि अगर दुश्मन का विमान सीधे रडार के सामने नहीं भी है तो भी पायलट इस मिसाइल को फायर कर सकता है, कर लेती है। बिल्कुल। और फायर एंड फॉरगेट का मतलब है कि एक बार जब मिसाइल ने अपना लक्ष्य लॉक कर लिया तो पायलट का काम खत्म। उसे मिसाइल को गाइड करने के लिए सीधा उड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तुरंत अपनी जान बचाने या दूसरे खतरे से निपटने के लिए अपने विमान को मोड़ सकता है। यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये है कि इतनी भयानक गति पर जब मिसाइल हवा में मुड़ती है तो उस पर अत्यधिक जी फोर्स का दबाव पड़ता है। हाँ, आमतौर पे इतनी गति पर तेज घुमाव लेने से तो किसी भी वस्तु का ढांचा टूट सकता है। बिल्कुल, लेकिन ASRAM का एरोडायनामिक डिजाइन और टाइटेनियम संरचना इसे इतने भयंकर दबाव को झेलने की ताकत देती है। वाह! और हमारी वायुसेना ने इसे केवल MiG-29 तक सीमित नहीं रखा है। इसे हमारे स्वदेशी LCA तेजस और जगुआर विमानों के साथ भी सफलतापूर्वक जोड़ा जा चुका है, जो कि हमारी रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। राइट। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि एसराम जैसी अत्याधुनिक तकनीकें या कोई भी बड़ा वैज्ञानिक चमत्कार रातों रात किसी फैक्ट्री में नहीं बन जाता। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक मजबूत वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। हाँ, और भारत में इसी साइंटिफिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार यानी RVP के 2026 के नामांकन खोल दिए हैं। अच्छा, तो इसकी श्रेणियां क्या-क्या हैं? UPSC के नजरिए से जानना जरूरी है। हाँ, इसकी 4 श्रेणियां हैं। विज्ञान रत्न, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए है। विज्ञान श्री, जो किसी विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। राइट। तीसरी है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, जो 45 वर्ष तक के युवा वैज्ञानिकों के लिए है। और चौथी है विज्ञान टीम, जिसमें 3 या अधिक सदस्य होने चाहिए। टीम वाला भी है, ये बहुत अच्छा है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विवरण ये भी है कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति यानी PIO भी इसके पात्र हैं। हाँ, ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम है। और इसका संचालन CSIR के तहत RVP सचिवालय द्वारा किया जाता है। अब देखिए, पुरस्कार तो वैज्ञानिकों को प्रेरित करते हैं, ये बात सच है। बिल्कुल करते हैं। लेकिन उन्हें अपना काम करने के लिए, रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए एक संस्थागत समर्थन की आवश्यकता होती है। और इसी के तहत बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल यानी BRIC का गठन किया गया है। राइट। और अभी हाल ही में BRIC की पहली बैठक फरीदाबाद के रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी में हुई है। हाँ, लेकिन यहाँ मैं एक आलोचनात्मक सवाल उठाना चाहता हूँ। जी, पूछिए। सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 14 अलग-अलग स्वायत्त संस्थानों को मिलाकर इस एक BRIC को बनाया है। हाँ, 14 ऑटोनमस इंस्टीट्यूट्स। तो क्या इतने सारे संस्थानों को एक साथ मिलाने से रिसर्च की स्वतंत्रता कम नहीं होगी? मतलब क्या इससे ब्यूरोक्रेसी नहीं बढ़ेगी या फिर ये आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी तालमेल पैदा करेगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, पर देखिए, इसका उद्देश्य केंद्रीकृत और एकीकृत प्रशासन देना है। वो कैसे? विज्ञान की दुनिया में कंसेप्ट है वैली ऑफ डेथ। मतलब बेसिक डिस्कवरी से लेकर उसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन तक का जो सफर होता है वो बहुत मुश्किल होता है। कई रिसर्च वहीं दम तोड़ देती हैं। अच्छा, तो ये गैप भरने के लिए है? बिल्कुल। BRIC का उद्देश्य बहुविषयक या मल्टीडिसिप्लिनरी शोध को गति देना है ताकि संस्थानों के बीच जो संसाधनों का दोहराव है वो कम हो सके। तो मूल रूप से ये बिखरी हुई ऊर्जा को एक साथ लाने की कोशिश है। समझ गया। राइट। और देखिए, विज्ञान का काम सिर्फ नई तकनीक बनाना ही नहीं है, बल्कि ये हमें बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाता है। हाँ, और एस्पिरेंट्स को याद दिला दूं कि ये हमारे अगले 2 विषय रिवीजन के तौर पर हैं, क्योंकि ये लगातार खबरों में रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिगेलोसिस की। केरल में हाल ही में इस बैक्टीरिया का आउटब्रेक देखने को मिला है। राइट। और ये मुख्य रूप से 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक होता है। यह मल मुख मार्ग से यानी दूषित पानी या भोजन से फैलता है और खूनी दस्त इसके प्रमुख लक्षण हैं। बिल्कुल। पर यहाँ एक बात बहुत हैरान करने वाली है। इंसान ही इस बैक्टीरिया का एकमात्र प्राकृतिक रिजर्वॉयर है। मतलब? ये जानवरों में नहीं पाया जाता। हाँ, सिर्फ इंसानों में। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ साफ सफाई रखकर हम इसे पूरी तरह से दुनिया से खत्म नहीं कर सकते? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और सिद्धांत रूप में हाँ, ये पूरी तरह संभव है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत इसके व्यवहारिक पक्ष में है। विश्व स्तर पर स्वच्छता और साफ पीने के पानी का एक समान स्तर बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर विकासशील देशों या झुग्गी बस्तियों में। हाँ, एक भी जगह चूक हुई और ये वापस फैल जाएगा। बिल्कुल। खैर,
जिस तरह हम माइक्रो लेवल पर इन माइक्रोस्कोपिक खतरों को ट्रैक करते हैं, उसी तरह हमें मैक्रो लेवल पर पहाड़ों के विशाल खतरों को भी समझना होता है। राइट। और यही बात आती है जोजिला पास की। लद्दाख के कारगिल जिले में हाल ही में भारी हिमस्खलन यानी एवलांच आया है। जोजिला पास, जो कि श्रीनगर कारगिल ले हाईवे NH1 पर है, और ये ग्रेटर हिमालय रेंज में 11,650 फीट की ऊंचाई पर है। इसे बर्फीले तूफानों का दर्रा भी कहा जाता है। हाँ, और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। 1947-48 की युद्ध में 1 नवंबर 1948 को ऑपरेशन बाइसन के तहत इसे वापस लिया गया था। ऑपरेशन बाइसन, बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस एवलांच के विज्ञान को समझें तो ये होता क्यों है? जब पहाड़ के ढलान पर बर्फ की परतों के बीच एक कमजोर परत या वीक लेयर ऑफ स्नो बन जाती है। और इसके अलावा मैंने पढ़ा था कि अगर ढलान पर पेड़ों या बड़ी चट्टानों की कमी हो तो भी खतरा बढ़ जाता है। एकदम सही। पेड़ और चट्टानें एक तरह से एंकर का काम करते हैं, जो बर्फ को रोक कर रखते हैं। इनकी कमी इस आपदा का बड़ा कारण बनती है। तो जोजिला के ये एवलांच हमें याद दिलाते हैं कि पेड़ और जंगल पहाड़ों को कैसे थामे रखते हैं। राइट। और यहीं से हम जंगलों और उनमें रहने वाले जीवों के संरक्षण की बात पर आते हैं। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से एक खबर आई है, जहां कथित तौर पर एक बाघ को जहर दिए जाने की घटना सामने आई है। ये बहुत दुखद है। और अगर हम सतपुड़ा के भूगोल की बात करें तो ये नर्मदा नदी के दक्षिण में है। इसमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी वन्यजीव अभयारण्य और पचमढ़ी अभयारण्य शामिल हैं। हाँ। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो यहाँ का जो भूगोल है वो बेहद ऊबड़ खाबड़ है। डेक्कन ट्रैप और गोंडवाना की चट्टानें हैं यहाँ। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसे पश्चिमी घाट का उत्तरी सिरा भी कहा जाता है। हाँ, नॉर्दर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। पर एक मिनट, मध्य प्रदेश तो सेंट्रल इंडिया में है, फिर पश्चिमी घाट का कनेक्शन कैसे? यही तो यहाँ का कमाल है। यहाँ का माइक्रो क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ हिमालय और नीलगिरी दोनों क्षेत्रों की प्रजातियां एक साथ पाई जाती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अनोखा है। तो इस पश्चिमी घाट के कनेक्शन से चलिए सीधे कर्नाटक के असली पश्चिमी घाट क्षेत्र में चलते हैं। चलिए। वहां एक नई खोज हुई है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के काली टाइगर रिजर्व में मेंढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है, निक्टीबैट्रिकस काली या काली नाइट फ्रॉड। हाँ, और ये काली नदी के नाम पर रखा गया है। ये रिजर्व डैंडली और अंशी नेशनल पार्क से मिलकर बना है। राइट। और विज्ञान की भाषा में ये एक क्रिप्टिक प्रजाति है जो 2014 में खोजे गए कुंभरा नाइट फ्रॉग की बिल्कुल समान दिखती है। क्रिप्टिक मतलब देखने में बिल्कुल एक जैसे, पर जेनेटिकली अलग। बिल्कुल। यहाँ ये वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाता है। इस मेंढक की आवाज जंगल में लकड़ी काटने जैसी लगती है। अच्छा? लकड़ी काटने जैसी? हाँ। ये प्रकृति का अपना छोटा छलावरण करने वाला लकड़हारा है जो रात के अंधेरे में अपनी आवाज निकालता है। ये तो बहुत ही अमेजिंग है। खैर, जंगल के एक छोटे एम्फीबियन से अब हम नदी के एक ऐसे रेप्टाइल की ओर चलते हैं जो कभी प्रचुर मात्रा में था लेकिन अब सिकुड़ता जा रहा है। आप लाल मुकुट वाले छद्दार कछुए की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन मतलब भारत, बांग्लादेश और नेपाल का निवासी है। और इनकी शारीरिक बनावट बहुत खास होती है। नर कछुए आकार में मादा से आधे होते हैं। हाँ। और नर के सिर का रंग लाल नारंगी होता है, जिस पर एक काला मुकुट होता है और पीला प्लास्ट्रॉन होता है। पर यूपीसी के नजरिए से इसकी प्रासंगिकता क्या है? मतलब हमें इससे क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि यह नदी के स्वास्थ्य का एक बायो इंडिकेटर है और दुर्भाग्य से यह अब गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में है ये। राइट। और इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सुरक्षा प्राप्त है। तो चाहे वो गंगा का कछुआ हो या पश्चिमी घाट का मेढक, इन्हें बचाने के लिए केवल स्थानीय नीतियां काफी नहीं हैं। हमें वैश्विक स्तर पर नागरिकों की भागीदारी चाहिए। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला विषय, अर्थ आवर। हाल ही में WWF इंडिया और पर्यावरण मंत्रालय ने ग्वालियर में अर्थ आवर के 20 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया। हाँ, इसकी शुरुआत 2007 में सिडनी से हुई थी। और इसमें मार्च के अंत में रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर जरूरी लाइटें बंद की जाती हैं। ये ऊर्जा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक प्रतीकात्मक पहल है। राइट। तो एस्पिरेंट्स, आज की इस चर्चा में हमने कई धागों को समेटा है। कूटनीति से रक्षा, विज्ञान के संस्थानों से लेकर सूक्ष्म बैक्टीरिया तक और बर्फीले दर्रों से लेकर जीवों तक।
और जाते जाते मैं श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। हम अर्थ आवर के दौरान 1 घंटे के लिए अपनी बत्तियां बुझाते हैं, तो क्या ये केवल कुछ मेगावाट ऊर्जा बचाने के बारे में है, या ये इस बात का एक गहरा प्रतीक है कि मनुष्य को प्रकृति के उस मूल, शांत और अंधकारमय स्वरूप को वापस स्वीकार करने की जरूरत है? वही अंधेरा जहां काली नाइट फ्रॉग जैसी अछूती प्रजातियां बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पनप सकें। इस पर जरूर विचार करें। ये बहुत ही गहरा विचार है। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब यही है कि यूपीएससी की तैयारी में इन विषयों की इंटरलिंकिंग को समझना सबसे जरूरी है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे अगले भाग के लिए जुड़ना ना भूलें और इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।